नमस्कार। नई शिक्षा नीति पर जनसंवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देखिए, स्वदेश न्यूज नई शिक्षा नीति पर इस जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर ही इसलिए आया है जिसमें हम आपकी मुलाकात बड़ी यूनिवर्सिटीज जो प्रदेश की हैं वहां के कुलपति से कराएंगे। और निश्चित तौर पर यह एक मकसद है कि शिक्षा नीति पर जो डिसीजन सरकार ने लिए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, वो आने वाले समय में जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज इस खास पेशकश में जो शख्सियत हैं, जो मेहमान हैं, मुझे लगता है आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। केजी सुरेश जी हैं, जो माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। केजी सुरेश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले स्वदेश न्यूज में आने के लिए। धन्यवाद। और सर, मैं शुरुआत ही यहां से करूंगी, जैसा कि कार्यक्रम का नाम ही है जनसंवाद, और हमने देखा कि नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली और एक बड़ा फैसला उन्होंने शिक्षा की दृष्टि में सबसे पहले लिया, क्योंकि जब शिवराज सरकार थी तो निश्चित तौर पे उच्च शिक्षा मंत्री भी वो थे। तो उन्होंने आने के बाद, इस कमान को संभालने के बाद, प्रदेश के सीएम बनने के बाद, उन्होंने इस डिसीजन को जिस तरीके से लिया, इस निर्णय को जिस तरीके से लिया शिक्षा की दृष्टि में, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि माननीय मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वे खुद एक शिक्षाविद हैं और हाईली क्वालिफाइड एक मुख्यमंत्री हैं। बहुत कम मुख्यमंत्री हैं देश में जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हो। और उन्होंने खुद सबसे बड़ा सम्मान कुलपतियों को दिया जब उन्होंने उनका पद का नाम ही बदल दिया और उसका कुल गुरु कर दिया। यानी कि कुलपतियों को याद दिलाया कि आप सिर्फ प्रशासक नहीं हैं, आप पूरे विश्वविद्यालय कुल के गुरु भी हैं। मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सार है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, वे उन्होंने उसको लागू करने का निर्देश दिया। और मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है, हम देश के उन पहले विश्वविद्यालयों में हैं जिन्होंने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और 2020-21 के पाठ्यक्रम में हमने उसको लागू कर दिया। आज उन 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में हमारे विद्यार्थी तीसरे वर्ष पहुंच चुके हैं। ऐसा किसी और विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। हमारे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त सामने, बिल्कुल कोई गाइडलाइन नहीं था। सिर्फ वो जो 64 पेज का जो एनईपी का डॉक्यूमेंट था वो हमारे पास था, और उसके आधार पर एनईपी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के मदद से हमने उसको लागू किया और बहुत बड़ा परिवर्तन हमको दिखता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात करें, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में जो शासकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय हैं उनमें भी इस चीज़ को लागू करने को लेकर फाइनेंशियली भी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए डिसीजंस लिए गए हैं। तो जब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, जो स्टूडेंट्स हैं जो इस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं, जो जनरेशन है, उसके लिए कितनी बड़ी गेम चेंजर ये लगती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप याद रखें कि 34 वर्ष पहले जो शिक्षा नीति आई वो नई शिक्षा नीति थी, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये जो है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। इसने जो हमारा अध्ययन है उसको कुछ वर्षों तक सीमित नहीं कर रखा है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर हम ताउम्र विद्यार्थी रहेंगे और रह सकते हैं किसी भी उम्र में, और विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर इसको तैयार किया गया है। विद्यार्थी की सुविधा अनुसार वो अध्ययन कर सकता है। यानी कि 1 वर्ष बाद अगर विद्यार्थी छोड़ के जाता है, पहले उसको ड्रॉप आउट कहा जाता था, आज वो ड्रॉप आउट नहीं होगा, वो जब निकलेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष बाद वो छोड़ के जाता है तो भी वो ड्रॉप आउट नहीं होगा, उसके हाथ में एक डिप्लोमा होगा। तीसरे वर्ष निकल के जाता है तो डिग्री होगा, और चौथे वर्ष में उसके पास रिसर्च या ऑनर्स का जो है उसको लाभ मिलेगा। ऐसे 4 वर्षों में किसी भी वर्ष वो निकल सकता है, पहली बात। दूसरा, अंतर विषयता को इतना महत्व दिया गया है कि आज एक व्यक्ति को सिर्फ अपने विषय से संबंधित नहीं, अपितु किसी भी विषय को, एक म्यूजिक का जो विद्यार्थी है वो मेडिसिन पढ़ सकता है, मेडिसिन का विद्यार्थी
म्यूजिक पढ़ सकता है। मेरे यहाँ विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज कर रहे हैं, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम किसी एक विषय को हम ले लेते हैं, इंजीनियरिंग को, मेडिसिन को, उसमें कोई अंतर विषयता नहीं थी, हम कुछ और चीज उससे जुड़ा हुआ विषय ही पढ़ सकते थे। आज मैं बिल्कुल एक अलग विषय पढ़ सकता हूँ। तीसरा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो आपका जो मूक्स का जो कोर्स लगाए गए हैं, यानी कि आप ऑनलाइन किसी भी विश्वविद्यालय से बशर्ते कि उसका उतना क्रेडिट हो, 4 क्रेडिट कोर्स हो, 8 क्रेडिट कोर्स हो, उसको एक जनरल इलेक्टिव के तहत वो पढ़ सकता है। तो कहीं भी, अच्छा, मूक्स का सुविधा ये है कि आपको क्लास अटेंड करना नहीं है, आप घर में बैठ के रात को भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से दिन में भी पढ़ सकते हैं, कोई तारीख नहीं तय किया गया कि इतने तारीख तक होना है। तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसे ही होता है जैसे आपका खाता है पैसे का, आप जितना पढ़ेंगे वो आपके खाते में जाएगा और ये आगे जाके जुड़ेगा। यानी कि मैंने 1 साल माखनलाल में पढ़ लिया और कुछ दिन बाद में मेरा मन ये करता है कि मैं माखनलाल में तो अब नहीं हूँ, मैं बनारस पहुँच गया हूँ, यहाँ मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मेरा परिवार यहाँ है, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैं अपना दूसरे वर्ष पढ़ना चाहता हूँ, मैं दूसरे वर्ष से यहाँ पढ़ाई करूँगा। वो अगर ये तय कर लेता है तो उसका वो 1 वर्ष जो है वो जाया नहीं होगा, उसका जो एकेडमिक क्रेडिट उसने अर्न किया है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र, और वो दूसरे वर्ष से वहाँ पढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को, और ऊपर से भारतीय भाषाओं पर जोर दिया है। आप सोचिए कि हम वो पहला प्रदेश है, आपको याद होगा 2 वर्ष पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी स्वयं पधारे थे और उन्होंने पहली बार MBBS के पाठ्यक्रम हिंदी में, जो हमारे प्रदेश में प्रकाशित हुआ है, वो किसी और प्रदेश में नहीं हुआ है, हिंदी में पहली बार मध्य प्रदेश में तैयार किया गया, उसका उन्होंने विमोचन किया था। तो आज अपनी मातृभाषा में हम पढ़ सकते हैं जो विषय हम चाहते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS के तहत आज हम विद्यार्थियों को अपने इतिहास, अपने समृद्ध विरासत के बारे में हम रूबरू करा सकते हैं। मैं समझता हूँ इन सभी दृष्टिकोण से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया है और निश्चित ही उसका लाभ विद्यार्थी को मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात आपने निश्चित तौर पे बोली। ये कहीं ना कहीं इस बात से निकल कर आया क्योंकि कितना बड़ा गेम चेंजर, अब वो कितना बड़ा गेम चेंजर है मुझे लगता है पूरा आपने डिफाइन किया। एक पॉइंट बहुत अच्छा है सर कि मातृभाषा की जहां तक बात है उसको शामिल करके और उन चीजों को आगे ले जाके बहुत बड़ा डिसीजन मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, और उसको शामिल करके कैसे बढ़ेंगे, कितनी चीजों को आगे लेके जाएंगे शिक्षा की दृष्टि से, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इसी के साथ एक छोटी सी चीज और है, इन तमाम चीजों के साथ PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की भी बात की गई है। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में बढ़ना और हम देश की तमाम चीजों को भी देख के चलें, शिक्षा को लेके चलें, तो PM एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज इस लाइन को यदि हम लेके चल रहे हैं, इस विचारधारा के साथ हम चल रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अकादमिक गुणवत्ता को बना के रखना जरूरी है। अक्सर कई बार हम नए स्कूल खोल देते हैं, नए कॉलेजेस, नए विश्वविद्यालय खुल गए, लेकिन उनका गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करें, इसलिए NAAC एक्रेडिटेशन की बात आई कि NAAC का एक्रेडिटेशन हर एक को करवाना पड़ेगा और NAAC के एक्रेडिटेशन के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी फंडिंग कितना होगा। वरना क्या होता है, गधा और घोड़ा बराबर ट्रीट किए जाते हैं। कुछ कॉलेज जो है बेहतर तरीके से हमेशा परफॉर्म करते हैं, उनको भी उतना ही पैसा जा रहा है। जो कॉलेज में कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनको भी उतना ही पैसा जा रहा है। अब जो है आपका फंड के बारे में, फंडिंग इस बात पर तय होगा, सुनिश्चित होगा कि आप कितना अकादमिक दृष्टि से आप उन्नयन कर रहे हैं, नवाचार लेके आ रहे हैं, क्या आप उसी पुराने ढर्रे में चल रहे हैं या आप नवाचार लेके आ रहे हैं। आपके जो शिक्षक हैं वो कितने अच्छे बेहतर कोर्सेज कर रहे हैं, अपने ज्ञान में इजाफा कर रहे हैं जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिले, कितने रिसर्च पेपर, शोध पत्र लिख रहे हैं, कितने शोध पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं, इन सब का असर जो है अब सीधे NAAC पर पड़ता है। NAAC का इंस्पेक्शन होता है और उसी के तहत आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य ये है कि जो बच्चा बेहतर परफॉर्म करता है उसको बेहतर अवसर मिलना चाहिए।
उस दृष्टि से उसके कई मानक तय हुए हैं, तो उस दृष्टि से यह तय किया जाएगा कि एक स्कूल किसी, जैसे हम सीएम राइस स्कूल्स की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य या एक्सीलेंस स्कूल्स की जो कल्पना की गई उसके पीछे यही था कि जो बेहतर विद्यार्थी है उसको सुविधा की कमी ना हो और वो सुविधा के अभाव में उसके पढ़ाई को जो है किसी तरीके का जो है कमी नहीं आनी चाहिए। इस दृष्टि से सर्वांगीण विकास के हेतु जो है, जो हम कहते हैं कि कई प्राइवेट स्कूल्स में या पब्लिक स्कूल्स में लोग बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वही सारी सुविधाएं और निशुल्क या कम कीमत पर आज इन एक्सीलेंस सेंटर्स के माध्यम से हम विद्यार्थियों को देने का प्रयास करें ताकि उनका एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वरना ऐसा लगता था कि पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं वो अधिकारी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये बाबू बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा एक छवि बनाई गई कि सरकारी स्कूलों में बाबू तैयार होते हैं और निजी पब्लिक स्कूलों में जो है आपके अधिकारी तैयार होते हैं। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था, इस खाई को पाटना बहुत जरूरी था। यूजीसी की मैं यदि बात करूं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम है उसकी काफ़ी सराहना की है और निश्चित तौर पर जब सराहना होती है, जब वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, कोई भी चीज़ जब नए रूप से लागू होती है, तो मुझे लगता है शिक्षा की दृष्टि में काफ़ी एक प्लस माना जाता है। ये बात इसलिए भी कर रही हूँ कि मध्य प्रदेश को ही आज हम ले लें तो मध्य प्रदेश को शिक्षा की दृष्टि में पहले के समय की मैं बात करूं तो पिछड़ा ही माना जाता था, लेकिन आज जिस जगह पे हम पहुंचे हैं और जो चीजें अब इंप्लीमेंट हो रही हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश का जो ग्राफ है वो काफी ऊपर आया है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए प्लीज याद रखें कि बीमारू स्टेट में एम मध्य प्रदेश के लिए था। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। लेकिन पिछले 2 दशकों में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में और अब माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज जिस तरीके का विकास हो रहा है, आमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देता है। सड़क से लेकर जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आपको विकास दिखाई नहीं देता है। और आज हम बीमारू स्टेट में हमारी गिनती नहीं होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सड़कों को, हर जीवन के हर आयाम को महत्व दिया गया और वो स्पष्ट दिखाई देता है। मैं पुरानी पीढ़ी के लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हमने जो देखा है वो आप लोगों ने देखा कहाँ है, तो हम लोगों को जो दिक्कतें हुई वो नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देता है। तो वो जो पिछड़ापन है उसको कम करने में आज आप देखिए, भोपाल देखिए, भोपाल में आज इतने विश्वविद्यालय खुल गए हैं और इंदौर में देखिए, मैं तो देखता हूं कि इवन ग्रामीण क्षेत्रों में वहां तक जो है जिला स्तर पर भी विश्वविद्यालय आज खुल रहे हैं। यानी कि शिक्षा सब तक पहुंच रही है और सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो मिल रहा है, उस दिशा में काम हो रहा है, उनको एंकरेज किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो एक नीति निर्धारित कर कर शिक्षा को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है उसका फल हमको दिखाई दे रहा है आज कि मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं आज देश भर में बड़े बड़े संस्थाओं में उच्च पदों पर कार्यरत है, बड़े अधिकारी बने हैं। तो मध्य प्रदेश की छाप आपको पूरे देश में दिखाई देती है। वो जो पहले जो आपने जैसे कहा कि हम सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, हम हर क्षेत्र में पिछड़े थे, लेकिन आज जो है हमारा काफ़ी मतलब, चाहे आज आप कृषि का क्षेत्र देख लीजिए, आज हम पंजाब के साथ कांटे का टक्कर हम दे रहे हैं, चाहे वो गेहूं का उत्पादन हो, बासमती का उत्पादन हो। हम जिस तरीके से आज हमारा उत्पाद बढ़ा है, मैं समझता हूं कि देश में आने वाले दिनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में इसकी गिनती होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब कह लीजिए कि हम पूरे प्रदेश भर की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। एजुकेशन की दृष्टि से हम बच्चों को देखें, हर वर्ग है। बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं बट शायद फाइनेंशियली वो उतने केपेबल नहीं है या फैमिली उतनी केपेबल नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रेस उनको होता है कैसे करेंगे। उस दृष्टि से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ जो की बात हम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कितना एक सार्थक प्रयास होगा उस वर्ग के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअल में उस तबके से हैं लेकिन एक हायर एजुकेशन में वो अपने कहीं ना कहीं बढ़ के एक उस रीच पर पहुंचना चाहते हैं। देखिए, मैंने वही आपको बताया कि हम 2 किस्म के स्कूल की बात किया करते थे। हाँ। एक जो बाबू तैयार करता है, एक जो अधिकारी तैयार करता है। उस तरीके अधिकारी मतलब जो भी बड़े पद हैं उनके लिए तैयार होता है। लेकिन ये जो एक्सीलेंस स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है उसका पीछे यही सोच है कि जो
गरीब, पिछड़ा, हाशिए पर जो समाज है उसको भी ये अवसर मिले, जिसको मैंने अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जहां वो उसके बराबर का, उसके पास क्षमता की कमी नहीं है, उसके पास संसाधन की कमी है। ये संसाधन की कमी की वजह से उसका क्षमता को मंच ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। इस खाई को पाटने के उद्देश्य से ही इस तरह के पहल लिए गए हैं और उसका धीरे धीरे परिणाम दिखेगा आने वाले वर्षों में। बिल्कुल सर, जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको इम्प्लीमेंट कराया गया, इसको लेकर आए, इसमें जिन चीज़ों को शामिल किया गया, आज हम पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की भी बात कर रहे हैं, कुल मिला के मध्य प्रदेश को, और मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे देश में ही हम शिक्षा की बात कर लेंगे तो काफ़ी ग्रो करके, क्योंकि राजनीतिक रूप से भी मैं देखूं तो डॉक्टर मोहन यादव, हमने शिवराज जी का नाम भी लिया, हम पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की भी बात कर रहे हैं, तो हम उस विचारधारा से ही चलें तो मुझे लगता है यहाँ मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा नाम होगा, क्योंकि यहाँ से ये जो चीज़ है ये एक स्टार्ट लेके हुई है कि एक बड़ा बदलाव, ये ना आते हैं तो कहते हैं ना कि आते से ही एक बड़ा डिसीजन शिक्षा की दृष्टि में ही, क्यों? क्योंकि एक बेसिक चीज को पकड़ा गया, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें यदि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये तो एक नारा जैसा ही है, तो हम यदि पढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, हम बहुत अच्छा निकल जाएंगे। तो शिक्षा तो आज की दृष्टि में कहते हैं ना कि कहां से कहां आपको पहुंचा देगी। तो इस डिसीजन को देखें तो मुझे लगता है एक मध्य प्रदेश का नाम, डॉक्टर मोहन यादव का नाम शायद एक सबसे ऊपर इस डिसीजन के बाद होगा, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक बहुत, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, और इसलिए मैंने कहा कि यह हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति, जिनके पास इतने डिग्रियां हैं और डॉक्टरेट हैं, ऐसे बहुत कम, मतलब सभी सीएम सम्माननीय हैं पूरे देश के, लेकिन हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे सीएम के नाम के आगे डॉक्टर लगता है और उनका एक समर्पण है उच्च शिक्षा के प्रति। और मेरे विश्वविद्यालय में तो वो कई बार पधार चुके हैं उच्च शिक्षा मंत्री के नाते, और उनका एक दृष्टि है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप याद रखेंगे तो जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उन्होंने अगर कोई दौरा किया तो वो उन्होंने एक कॉलेज का दौरा किया, वहाँ उन्होंने सरप्राइज चेक किया। अब कई लोगों ने कहा कि अरे, मुख्यमंत्री के पास तो हजारों और काम रहता है, उनको अगर पहला काम अगर करना है तो वो भी एक शिक्षा के संस्थान का निरीक्षण। बिल्कुल। तो ये उनका प्राथमिकता दर्शाती है कि वे समझ गए कि अगर इस प्रदेश का उन्नति होना है, इस प्रदेश का प्रगति होना है, तो एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा का मार्ग। और क्योंकि वे स्वयं शिक्षा से जुड़े रहे हैं, एक विद्यार्थी के रूप में, एक विद्यार्थी कार्यकर्ता के रूप में, तो वो जितना शिक्षा की समझ रखते हैं वो बहुत कम राजनेता रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस समझ का अवश्य लाभ जो है विश्वविद्यालय को, सभी विश्वविद्यालयों को मिलेगा। और उनका व्यक्तिगत संबंध है ज़्यादातर कुलगुरुओं के, क्योंकि वो स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो वो व्यक्तिगत पर्सनल टच भी जो उनका रहता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका भी। और याद रखें कि वो उस शहर से हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो है अध्ययन किया था, उनका शिक्षा उन्होंने सांदीपनी आश्रम में प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है ना, चाहे वो तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा हो, सांदीपनी हो, ये सब हमारे प्राचीन गुरुकुल हैं जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, ये जैसे कि आपने एक बात कही थी कि इन सारी चीज़ों के बाद, मतलब उस एज ए सीएम जब वो पहली बार दौरे पे पहुंचे, ये बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि हम जर्नलिज्म से जुड़े हैं तो हम उस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझ गए थे कि नहीं, पहला उनका दौरा ही यदि कॉलेजेस में हो रहा है, मतलब ये समझ लीजिए कि इस दिशा में उनका पहला कदम बढ़ा। और उसके बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर डेवलपमेंट की बात आई, एक डिसीजन की बात आई, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर ही हो गया कि हाँ, आज उस चीज से इसकी एक शुरुआत हुई। कुलगुरु वाला फैसला, वो बिल्कुल वो देखिए ना, तो कितना वो एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, वो इससे स्पष्ट होता है। अच्छा सर, ये जो डिसीजन हुआ, और मुझे लगता है काफ़ी पॉइंट्स को इसमें शामिल किया गया, कई यूनिवर्सिटी हैं पूरे प्रदेश भर में, हम भी क्योंकि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस चीज़ को हमने, समझ लीजिए कि आज से हमने शुरुआत ही इसकी कर दी है, और आप ही हमारे वो पहले चेहरे हैं जिससे हमने शुरुआत की है। तो मैं चाहूँगी कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं
जो आपको लगता है, क्योंकि आप भी एक राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतर उन पॉइंट्स को क्लियर कर पाएंगे कि वो पॉइंट्स हैं जिससे एक्चुअल में बहुत फायदा होना है, और आपके कोई और सुझाव भी हो जो इसमें इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है आज। देखिए, मैं मानता हूं कि आपसी सहयोग से ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल होगा। और क्योंकि ये एक नया योजना है, एक नई योजना है, एक नया प्रयोग है, तो कई विश्वविद्यालयों को इसका अनुभव भी नहीं है। कुछ विश्वविद्यालय, हमारे जैसे विश्वविद्यालयों ने पहला कदम उठा लिया, हमने लागू कर दिया। मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को ऑफर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए यथासंभव जो भी सहयोग होगा हमारे विश्वविद्यालय देने के लिए तैयार है। और क्योंकि हमारा अब 3 साल का अनुभव हो चुका है, और आज हमारे जो पाठ्यक्रम हैं इसको देश के कई विश्वविद्यालय, देश के, प्रदेश के नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ, अन्य प्रदेशों से लोग मुझसे अनुरोध करते हैं कि हम सर आपका पाठ्यक्रम को जो है लागू करना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसमें सभी कुछ शामिल कर लिया, समावेश कर लिया, जिन जिन का जिक्र जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ऑनलाइन एजुकेशन। मैं समझता हूँ कि मूक्स, ऑनलाइन एजुकेशन, स्वयं प्लेटफॉर्म, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार जोर दिया है, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जोर है कि विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिलना चाहिए। आज काफ़ी समय हम व्हाट्सएप में और बाकी टिकटॉक तो खैर नहीं है, रील और इंस्टाग्राम देखते हैं। वही कंटेंट अगर हम ऑनलाइन के माध्यम से, शिक्षा का कंटेंट अगर उन तक पहुंचाएंगे, तो हम उनसे मोबाइल तो छीन नहीं सकते हैं, तो मोबाइल में अगर बेहतर कंटेंट अगर हम दे सकते हैं तो उसका क्रेडिट भी मिलता है, तो उनको वो शिक्षा उन तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। और हर चीज़ हमको दोबारा इजाद करने की ज़रूरत नहीं है। आज ऑनलाइन के माध्यम से भोपाल में बैठा बच्चा बोस्टन में जो पढ़ाई हो रही है उसको वो सीख सकता है। हमको सीखने की ज़रूरत है एक दूसरे से। हमको एक शिष्य के भाव से विश्वविद्यालयों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को उस विद्यार्थी भाव से अगर हम इसको अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु बनाने का रोड मैप है। वैश्विक स्तर पर जितना कुछ अनुभव हुआ उन सबको समाहित किया है इस शिक्षा नीति में, कि कैसे एक जो स्वामी विवेकानंद जो व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण की बात करते थे, वह इसका लक्ष्य है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक व्यक्ति के अंदर कैसे विकसित किया जाए कि वो हर चीज़ को एक रैशनल तरीके से, क्रिटिकल तरीके से कैसे डेवलप करें और उसका समाधान कैसे निकालें। तो मैं समझता हूँ कि ये इस राष्ट्र को परिवर्तित करने में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट की भूमिका ये निभा सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश में हर विश्वविद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र इसको अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका लाभ निश्चित ही विद्यार्थियों को, समाज को, प्रदेश को और राष्ट्र को होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे स्वदेश न्यूज़ जिस तरीके से इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा है, और मैंने जैसा कि कहा कि आप हमारे वो मेहमान हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि जनसंवाद के हमारे इस कार्यक्रम में शुरुआत ही हमने पत्रकारिता जगत के एक ऐसे शख्सियत से की है जो शिक्षा नीति पे बहुत बेहतर, मुझे लगता है, अपने पॉइंट्स रखते। तो हमारा ये स्टार्टअप ही है। तो स्वदेश न्यूज़ की इस पहल हमारे इस कार्यक्रम जनसंवाद के लिए भी सर मैं चाहूँगी कि आप। मैं बधाई देना चाहता हूँ। अक्सर हम शिकायत करते हैं जब भी मीडिया के बारे में कहते हैं कि मीडिया सिर्फ सनसनी फैलाती है, मीडिया सिर्फ राजनीति की बात करती है, मीडिया किसी और चीज़ की बात ही नहीं करती, मीडिया शिक्षा की बात नहीं करती है, मीडिया स्वास्थ्य की बात नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि आपने उस मिथक जो है उसको जो है तोड़ दिया है। आपने यह स्थापित कर दिया कि मीडिया की जो अहम भूमिका है जनता के बीच में जागरूकता पैदा करना, और वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू किया जाए उस विषय को लेकर। मुझे निश्चित ही मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपका जो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक, ज़्यादा से ज़्यादा कुलगुरु, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी,
ज़्यादा से ज़्यादा संकाय इस कार्यक्रम को देखेंगे और लाभान्वित होंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास भी है। सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और जनसंवाद इस खास पेशकश के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो आपने बात रखी, मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स तो इतने क्लियर हो गए हैं कि ये जो चीज़ें जब पहुंचेंगी लोगों तक तो वो भी शायद उस चीज़ को समझ पाएंगे कि इस चीज़ को कितना बड़ा ये फैसला है और इसमें कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ये आज हमारे लिए एक अच्छा दिन भी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आपने इतनी अच्छी बात रखी। थैंक यू सो मच। आप स्वदेश न्यूज़ के साथ इस खास पेशकश में जुड़े। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जनसंवाद कार्यक्रम स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश, जिसमें वाकई में हमने सरकार ने जिस तरह से बड़ा निर्णय लिया है, मोहन यादव सरकार ने, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे इंप्लीमेंट कराया जाए, किन बिंदुओं को शामिल किया गया है और वो आने वाले समय में कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होंगी, इसको लेकर आज हमने बात की थी। बहुत जल्द किसी नई शख्सियत से मिलेंगे। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश।